ये शिप और उसमें बैठे लोग एक मिशन पर आए हैं। ये लोग साउथ अफ्रीका से हजारों किलोमीटर दूर एंटार्क्टिका के फ्लोर पर एक ऐतिहासिक शिपरेक ढूंढ रहे हैं, जिसमें ना कोई खजाना है ना ही कोई अनमोल चीज। और अगर कुछ होता भी है तो एंटार्क्टिका ट्रेटी के रूल के हिसाब से उसे घर ले जाना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकते हैं। फिर भी इस उम्मीद में कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी दिख जाए, इस मिशन पे कई मिलियन डॉलर खर्च किए जाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी निशानी भी उनके लिए बहुत मायने रखती है जो इस कहानी को जानते हैं। तो 18 सेंचुरी से पहले अंटार्कटिका अपने आप में एक मिस्ट्री थी। इसके बारे में बहुत सारी थियरियां तो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाया था। फिर 1773 में कैप्टन जेम्स कुक अंटार्कटिका की खोज में निकलते हैं और अंटार्कटिका सर्कल क्रॉस करने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। लेकिन जब वो अंटार्कटिका सर्कल के अंदर पहुंचते हैं तो उनको बस बर्फ बना हुआ पानी दिखता है। वो मेनलैंड तक पहुंचना तो दूर, उसे देख भी नहीं पाते। लेकिन इस कहानी में मूड तब आता है जब 1895 में नेशनल जियोग्राफिकल कांग्रेस ऑफिशियली ये अनाउंस करती है एंटार्क्टिका अब तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरेशन है जो अब तक किया जाना बाकी है। उसके बाद बहुत सारी कंट्रियां लग जाती हैं एंटार्क्टिका ढूंढने में। सबका बस एक ही मकसद था, एंटार्क्टिका ढूंढना और उस पर पहली बार कदम रख के एक इतिहास लिखना। इस बार भी बहुत सारे एक्सप्लोरेशन होते हैं, लेकिन कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाता। उसी बीच एक नाम बाहर आता है एर्नेस्ट शैकलटन, जो कि एक एंग्लो आयरिश एंटार्क्टिक एक्सप्लोरर था। वो भी साउथ पोल की इस रेस में हिस्सा लेता है और अपने साथ 15 क्रू मेंबर और एक पुरानी शिप जिसका नाम निर्मोड था लेके एक एक्सपोडिशन शुरू किया जाता है, जिसे निर्मोड एक्सपोडिशन कहा जाता है। अब होता यह है कि अक्टूबर 1908 में शैकलटन और उनकी टीम साउथ पोल की तरफ निकल जाते हैं और एंटार्क्टिका की खतरनाक ठंडी और बर्फीले तूफानों का सामना करते करते वो आगे बढ़ते हैं। जब वो साउथ पोल से बस 180 किलोमीटर ही दूर होते हैं तब शैकलटन को रियलाइज होता है कि अब अगर इससे आगे गए तो मरना तय है। इसलिए वो वापस जाने का डिसीजन लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं। उनका ये एक्सपीडिशन फेल तो हो जाता है, लेकिन वो साउथ पोल के सबसे करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बना लेते हैं। अब साल 1909 में शैकलटन वापस आ जाते हैं और फिर से साउथ पोल जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वेगियन टीम, जिसे लीड कर रहे थे रोल्ड अमरसन, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली टीम बन जाती है। अब शैकलटन का साउथ पोल पे पहली बार पहुंचने का सपना तो टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानते और एक ऐसा एक्सपीडिशन शुरू करते हैं जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। उनका ये एक्सपीडिशन था इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन, जिसमें वो पूरे एंटार्क्टिका को क्रॉस करने वाले थे। अब एक ऐसी जगह जो बिल्कुल ही अनजान थी, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, उसको क्रॉस करना उस टाइम पे अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस एक्सपीडिशन के लिए जो शिप चूज की जाती है उसे एंड्योरेंस नाम दिया जाता है और इसमें हिस्सा बनने के लिए 5000 जैसे एप्लीकेशन आते हैं। उसमें से बेहतरीन 28 लोगों को चूज किया जाता है और 5 दिसंबर 1914 को शैकलटन अपनी एंड्योरेंस 28 क्रू मेंबर और 50 स्लेड डॉग के साथ साउथ जर्जिया से अपना सफर शुरू करते हैं। और उनके साथ जो होने वाला था वो उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। उनका प्लान था साउथ जर्जिया से वेडल सी क्रॉस करते हुए वेसल बे तक जाएंगे और वहां से साउथ पोल तक ट्रैकिंग करेंगे और फिर साउथ पोल से दूसरी तरफ क्रॉस करेंगे। लेकिन जब वो वेडल सी क्रॉस कर रहे होते तब उनका सामना जमी हुई बर्फ से होता है। लेकिन शैकलटन ये जानते थे कि ऐसी सिचुएशन आएगी, इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर थे। तो सारा क्रू मिलके उस बर्फ को तोड़ के अपना रास्ता बनाते हैं और कई बार बर्फ का खुद पिघलने का वेट करते करते वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 18 जनवरी 1915 को वो ऑलमोस्ट वेसल बे तक पहुंचने ही वाले होते हैं, तब उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। आसपास की जो बर्फ थी वो इतनी मोटी हो गई थी कि शिप को बाहर निकालना पॉसिबल ही नहीं था। पूरा क्रू मिलकर शिप को खींचने का, आइस तोड़ने का सब कुछ ट्राई करता है, लेकिन वो सब फेल रहते हैं। अब उनके पास बस यही ऑप्शन था कि वो वेट करे बर्फ के पिघलने का। तो वो लोग वहीं पे अपना कैंप लगाते हैं और बर्फ पिघलने का वेट करते हैं। ऐसे ही वेट करते करते 9 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बर्फ जमी हुई होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, या तो वो ब्रेक होके एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और ऐसे अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। तो 9 महीनों बाद जब वो तारों की मदद से अपनी लोकेशन चेक करते हैं तो वो अपनी डेस्टिनेशन से कई किलोमीटर दूर आ चुके थे। और 27 अक्टूबर 1915 को शैकलटन ऑर्डर देते हैं कि शिप को छोड़ दिया जाए। उसके बाद सारा सामान, स्लेड डॉग्स और जो लाइफ बोट वो अपने साथ लाए थे उसको नीचे उतार दिया जाता है। और कुछ दिनों बाद 21 नवंबर 1915 को उनकी आखिरी होप भी टूट जाती है जब एंड्योरेंस बर्फ से ओवरलोड होकर टूट जाती है।
अब उनका एंटार्क्टिका क्रॉस करने का गोल अब एक जिंदा रहने की जंग बन गया था। अब वो लोग अभी भी उसी बर्फ पे थे जो धीरे धीरे फ्लोट कर रही थी और वो उनको कौन सी डेस्टिनेशन पे ले जाएगी उसका कोई आइडिया नहीं था। इसलिए सैक्लोटन अब डिसाइड करते हैं कि वो धीरे धीरे ट्रैक करके उनके नज़दीकी आइसलैंड जो कि एलिफेंट आइसलैंड था वहां तक पहुंचेंगे और वहां पे अपना कैंप लगाएंगे। उसी बीच एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उनका फूड सप्लाई कम हो रहा था और वो जो पेंगुइन और सील्स का यूज करते थे खाने के लिए वो भी अब मिलना कम हो रहे थे। अब सैक्लोटन और उनकी टीम को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और ये डिसीजन ये था कि उनके साथ जो वो स्लेड डॉग लाए थे उनको एज अ फूड यूज करें। अब वो एलिफेंट आइसलैंड तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो उनका डेस्टिनेशन नहीं था, उनको सही सलामत घर जाना था और उसके लिए एनएस सैक्लोटन एक डेंजरस मिशन करने का सोचते हैं। ये डेंजरस मिशन था एलिफेंट आइसलैंड से साउथ जॉर्जिया तक 1300 किलोमीटर लंबी जर्नी, वो भी लाइफ बोट पे। 24 अप्रैल 1916 को सैक्लोटन अपने 5 क्रू मेंबर के साथ इस जर्नी पे जाने का सोचते हैं। एक ऐसी जर्नी जो बड़ी शिप के साथ करना भी उस टाइम पे पॉसिबल नहीं थी, उसको एक लाइफ बोट पे करना विदाउट कोई नेविगेशन या कम्युनिकेशन के, इसका मतलब होता है मौत। लेकिन फिर भी सैक्लोटन अपने क्रू के लिए इस जर्नी पे निकलते हैं। उनके बाकी क्रू मेंबर जो एलिफेंट आइसलैंड पे ही रुकने वाले थे वो उनको बाय बोलते हैं और इस उम्मीद में कि उनका कैप्टन उनको वापस लेने आएगा वो वहीं पर बाकी लाइफ बोट से अपना शेल्टर बनाते हैं और वेट करने लग जाते हैं। और 16 दिनों की जर्नी के बाद 10 मई 1916 को सैक्लोटन अपने 5 क्रू मेंबर के साथ साउथ जॉर्जिया आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो साउथ जॉर्जिया के इस पार्ट पर पहुंचते हैं जिसे किंग हैकन बे कहा जाता है और उनको अब स्टॉर्मनेस बे तक जाना था क्योंकि वही साउथ जॉर्जिया का वेलिंग स्टेशन था। उनको वहीं से कोई शिप या हेल्प मिल सकती है अपने बाकी क्रू मेंबर को रेस्क्यू करने के लिए। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं वहाँ पे कोई रोड नहीं है, वहाँ है तो बस बड़े बड़े पहाड़ जो हमेशा बर्फ से घिरे हुए रहते हैं और उनको वो सारे पहाड़ चढ़ के उस तरफ जाना था बिना कोई मैप के। जैसे तैसे कंटिन्यूसली 36 घंटे पहाड़ चढ़ने के बाद उनको एक विसल सुनाई देती है और वो वेलिंग स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको कोई पहचान ही नहीं पा रहा था क्योंकि उनको वहाँ से गए हुए 2 साल हो गए थे। अब 3 महीने और 4 फेल अटेम्प्ट करने के बाद भी सैक्लोटन फेल रहते हैं एलिफेंट आइसलैंड तक पहुंचने में। अब जो लोग एलिफेंट आइसलैंड में ही फंसे हुए थे उनको कोई आइडिया नहीं था कि सैक्लोटन जिंदा भी है या नहीं, वो बस इसी उम्मीद में सर्वाइव कर रहे थे कि कभी ना कभी कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। अब 30 अगस्त 1916 अपनी जर्नी के 2 साल बाद उनको एक शिप अपनी तरफ आती दिखाई देती है और जब वो उसमें सैक्लोटन को देखते हैं तब उनको एक नई जिंदगी मिलती है। फिर बाद में उन सबको रेस्क्यू किया जाता है और वापस घर लाया जाता है और ये सर्वाइवल इंसानी हिम्मत और ग्रेट लीडरशिप की एक मिसाल बन जाता है। जस्ट इमेजिन करो 2 साल तक एंटार्क्टिका जैसी जगह पे रहना जहाँ पे तुम कहाँ हो, जिंदा हो या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, कोई बचाने नहीं आने वाला, फिर भी जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करना। लेकिन वापस लौटने के बाद भी कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी थी। किसी का घर और फैमिली वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो गई थी तो किसी की गर्लफ्रेंड ने उनको मरा हुआ समझ के किसी और से शादी कर ली थी।